अकाउंटिंग कोर्स के लेक्चर 6 में आपको वेलकम करते हैं। इस कोर्स में हम अकाउंटिंग के तमाम क्वेश्चन को बड़ी इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी मदद से आपको अकाउंटिंग समझने में बहुत आसानी होगी। सो चलते हैं, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए स्टेटमेंट which is prepared to reconcile the balance of cash book and bank statement is called। ऐसी स्टेटमेंट जो कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस को खत्म करने के लिए बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। यानी बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जब कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा हो, तो उनको खत्म करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे हम बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। सो नेक्स्ट है, बैंक रिकंसाइलेशन इज है, वो क्या है? वो एक स्टेटमेंट है। बैंक रिकंसाइलेशन इज स्टेटमेंट। इसके साथ अदर ऑप्शन भी दिए होंगे, तो आपने स्टेटमेंट जो सी है इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। बैंक रिकंसाइलेशन ना एक जर्नल हो सकता है, ना लेजर हो सकता है, इसलिए ये एक स्टेटमेंट है। सो नेक्स्ट है, ए बैंक रिकंसाइलेशन इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है किन चीजों के दरमियान डिसएग्रीमेंट, किन दो चीजों में फर्क आ रहा होता है, जिसकी वजह से हम इसको बनाते हैं। तो इसमें पासबुक और कैश बुक के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा होता है, डिसएग्रीमेंट आ रहा होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सो नेक्स्ट है, disagreement in balance of cash book and passbook is due to the mistake or omission is। यानी डिसएग्रीमेंट जो आ रहा होता है कैश बुक और पासबुक के, वो किसकी वजह से आ रहा होता है? तो वो कैश बुक की वजह से भी हो सकता है और पासबुक की वजह से भी हो सकता है। दोनों में मिस्टेक की वजह से हो सकता है, किसी एक की वजह से नहीं होता डिसएग्रीमेंट। यानी कि आप कह सकते हैं सिर्फ पासबुक की वजह से होता है या सिर्फ कैश बुक, नहीं, दोनों की वजह से हो सकता है, कैश बुक और पासबुक। नेक्स्ट है, बैंक रिकंसाइलेशन इज प्रिपेयर्ड बाय द। बैंक रिकंसाइलेशन कौन तैयार करता है, कौन बनाता है? तो ये कस्टमर बनाता है। सो नेक्स्ट है, ए कॉपी ऑफ द कस्टमर अकाउंट इन द बैंक लेजर इज कॉल्ड। कस्टमर के अकाउंट की जो कॉपी बैंक के लेजर में होती है उसे आप क्या कहते हैं? उसे हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। सो नेक्स्ट है, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट किस टाइम बनाई जाती है? तो इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं, एट एनी टाइम, किसी भी वक्त आप बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कैश बुक इफ द नेचर ऑफ बैलेंस इज नॉट मेंशन देन इट विल बी। यानी अगर ऐसे केस जिसमें कैश बुक के बैलेंस की नेचर ना मेंशन हो, तो वो कौन सा बैलेंस होगा? तो वो डेबिट बैलेंस होगा। सो नेक्स्ट है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन। कैश बुक का बैलेंस के साथ फेवरेबल बैलेंस लिखो तो इसका मतलब होगा डेबिट बैलेंस। अगर कुछ भी साथ ना मेंशन हो, नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, फेवरेबल बैलेंस जो सा होता है वो भी डेबिट होता है, और अनफेवरेबल बैलेंस लिखा हुआ आ जाए तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है कैश बुक का। नेक्स्ट है, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन। देखें आ गया, यानी अगर कैश बुक के बैलेंस के साथ अनफेवरेबल लिखा हुआ होगा तो वो कौन सा बैलेंस होगा? वो क्रेडिट बैलेंस होगा। यानी अगर सिंपल बैलेंस हो तो वो डेबिट होता है, अगर फेवरेबल बैलेंस लिखा हो उसके बैलेंस के साथ तो वो भी आपका डेबिट बैलेंस होगा। अगर बैलेंस के साथ लिखा होगा कि अनफेवरेबल बैलेंस तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। सो नेक्स्ट है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक मीन। पासबुक का जो सा फेवरेबल बैलेंस होगा उसका क्या मतलब? उसका मतलब होगा ये क्रेडिट बैलेंस है। यानी पासबुक का नॉर्मल बैलेंस भी क्रेडिट होता है, फेवरेबल बैलेंस भी क्रेडिट होता है, और अनफेवरेबल बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है। सो नेक्स्ट है, इफ द कैश बुक
बैलेंस स्टार्ट विद क्रेडिट बैलेंस देन बैंक चार्जेस विल बी, अगर कैश बुक का जो सा बैलेंस है वो क्रेडिट है और बैंक चार्जेस उसमें क्या होंगे, ऐड होंगे, लेस होंगे या क्या होंगे। तो इसमें आप जो से कैश बुक का बैलेंस भी क्रेडिट है और बैंक चार्जेस जो से होते हैं वो भी क्रेडिट होते हैं, तो इन क्रेडिट क्रेडिट जो से हैं प्लस, तो ये उसमें ऐड होंगे। सो नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक अनकलेक्टेड चेक विल बी, अगर कैश बुक का बैलेंस डेबिट है और उसमें अनकलेक्टेड चेक जो से हैं उनकी क्या ट्रीटमेंट होगी। तो अनक्रेडिट चेक जो से होते हैं, अनकलेक्टेड चेक जो से होते हैं ये क्रेडिट होते हैं, तो इसको ये कैश बुक के बैलेंस से ये डिडक्ट होंगे, लेस होंगे। सो नेक्स्ट है, बैंक रिकंसाइलेशन इज अ पार्ट ऑफ, बैंक रिकंसाइलेशन किसका पार्ट है, जर्नल को हो सकता है, लेजर को है, किस चीज का, ये कैश बुक का पार्ट है। बैंक रिकंसाइलेशन इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक। सो नेक्स्ट है, बैंक अकाउंट इज अ, बैंक अकाउंट किसकी मिसाल है, किस कैटेगरी में आएगा अकाउंट की, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा बैंक अकाउंट। सो नेक्स्ट है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और कॉल्ड, ऐसे चेक जो हमने इश्यू किए हैं लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, तो इसे कौन से चेक कहेंगे, ये अनप्रेजेंटेड चेक होंगे। अनप्रेजेंटेड चेक जो जारी किए हैं लेकिन पेमेंट के लिए पेश नहीं हुए, उसे हम अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं। सो नेक्स्ट है, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक नॉट कलेक्टेड और कॉल्ड, ऐसे चेक जो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिए हैं बट कलेक्टेड नहीं हुए, रिसीव नहीं हुए, तो उसे हम कौन से चेक कहेंगे, वो अनक्रेडिट चेक, अनक्रेडिट चेक होंगे वो। सो नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक अनकलेक्टेड चेक आर एस 10,000 विल बी, अगर कैश बुक का बैलेंस जो है वो डेबिट है तो उसमें अनक्रेडिट चेक जो है 10,000 के, वो क्या होंगे, तो वो उसमें से लेस हो जाएंगे क्योंकि अनक्रेडिट चेक जो से हैं वो क्रेडिट होते हैं। सो नेक्स्ट है, इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक अनप्रेजेंटेड चेक 1,000 विल बी, अगर के पासबुक का बैलेंस जो सा है वो क्रेडिट है और उसमें अनप्रेजेंटेड चेक जो से हैं 1,000 के, वो क्या होंगे, अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट होते हैं और ऊपर पासबुक का बैलेंस जो सा है वो क्रेडिट आ रहा है, तो ये इसमें से लेस हो जाएंगे। ये देखना, डेबिट डेबिट प्लस डेबिट क्रेडिट माइनस, ये आपने इस रूल को देखना है। अगर दो डेबिट्स आ रहे हैं दोनों बैलेंस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर डेबिट और क्रेडिट आ रहा है तो फिर लेस होंगे, क्रेडिट डेबिट भी लेस होंगे, और इसी तरह क्रेडिट क्रेडिट जो से हैं वो दोनों प्लस होंगे, सेम होंगे तो प्लस होंगे, और अगर दोनों इनवर्स आ जाए मतलब एक डेबिट है और एक क्रेडिट है फिर लेस होंगे। अगर दोनों डेबिट हैं तो फिर ऐड होंगे, अगर दोनों क्रेडिट हैं तो फिर भी आपस में ऐड होंगे। सो नेक्स्ट है, इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक बैंक चार्जेस 500 विल बी, अगर के कैश बुक का जो सा बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है क्रेडिट बैलेंस और उसमें बैंक चार्जेस जो से हैं 500, वो उसमें क्या होंगे। तो देखें आप, कैश बुक का बैलेंस जो है वो कह रहा है क्रेडिट है और बैंक चार्जेस जो से हैं वो भी क्रेडिट होते हैं, तो क्रेडिट क्रेडिट क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। तो इसके साथ नेक्स्ट है जर्नल, इसमें हमने जर्नल की जो से बड़े बिजनेस होते हैं वो जर्नल की मुख्तलिफ जो सी है दूसरी इकसाम यूज करते हैं, जर्नल बनाते हैं, लाइक परचेज जर्नल बनाते हैं, सेल जर्नल बनाते हैं, सेल रिटर्न जर्नल बनाते हैं, परचेज रिटर्न जर्नल बनाते हैं। ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ये बड़े बिजनेस इस्तेमाल करें क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो सी होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन्हें डाटा को मैनेज करने में बहुत डिफिकल्टीज पेश आती हैं, तो वो इसको इन डिफिकल्टीज को ख़त्म करने के लिए वो दूसरे जर्नल जो से हैं उसको इनको यूज़ करते हैं, लाइक परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल। सो अब हम देखते हैं कि परचेज रिटर्न जर्नल में क्या कौन सी एंट्रीज आती हैं, सेल रिटर्न जर्नल में कौन सी एंट्रीज आती हैं, सेल जर्नल में कौन सी एंट्रीज आती हैं और परचेज जर्नल में कौन सी एंट्रीज आती हैं।
सो परचेज जर्नल, परचेज जर्नल के अंदर आपकी तमाम क्रेडिट परचेज जो सी होंगी वो परचेज जर्नल के अंदर ही आएंगी। ऑल क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल। ऑल क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल जर्नल, यानी तमाम जो सी उधार पर सेल करेंगे वो हमारी उधार पर जो हम गुड्स को जो सी सेल्स करेंगे वो हमारी सेल्स जर्नल में आएंगी। और जो हमारी परचेज रिटर्न होगी वो हमारी परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होंगी। और इसके साथ जो हमारी होंगी परचेज सेल्स रिटर्न, जो हमारी सेल रिटर्न हो रही होगी उसको हम जो है वो सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह ये चार जो से जर्नल है ये हमने देखे हैं कि इसमें रिकॉर्ड होती हैं। और जो सी होती हैं कैश सेल आ गई आपकी, उसके साथ साथ आपकी जो सी है कैश सेल्स या कैश परचेज, ये आपकी जो सी है कैश बुक के अंदर अंदराज होती हैं। सो इसके साथ नेक्स्ट है हमारा दोज ट्रांजैक्शन फॉर विच देयर नो सेपरेट बुक और रिकॉर्डेड इज इन द, ऐसी ट्रांजैक्शन जिनको रिकॉर्ड करने के लिए कोई सेपरेट बुक नहीं होती उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उन हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सो नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिकॉर्डेड इन। अब आपने उधार पर फर्नीचर खरीदा है तो इसको हम कहाँ इंटर करेंगे, कहाँ लिखेंगे। ये फर्नीचर आ रहा है तो ये परचेज नहीं है, ये आपका वो गुड्स नहीं है, फर्नीचर आपका एसेट्स है, तो इसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सो नेक्स्ट है डेबिट नोट इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग इन। डेबिट नोट्स जो है ये किस बुक में आपका इंटर होगा, किस बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसको आप परचेज रिटर्न बुक में आप जो है इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपकी परचेज जब आप करते हैं तो उस उधार पर खरीद रही होती हैं तो ये उस वक्त डेबिट्स नोट्स आपका जो होता है, अब आप वापस कर रहे हैं तो इसको आप परचेज रिटर्न बुक में ही जो है वो डेबिट करेंगे। सो नेक्स्ट है क्रेडिट नोट इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग इन। अब क्रेडिट ये सेल्स के मुतल्लिक है, जब हम सेल कर उधार पर की थी तो इसको हम सेल रिटर्न बुक में इंटर करेंगे। सो नेक्स्ट है परचेज ऑफ मोटर कार फ्रॉम मिस्टर सलीम विल बी रिकॉर्डेड इन। हमने मिस्टर सलीम से मोटरसाइकिल खरीदा है तो इसको हम कहाँ पर अंदराज करेंगे। ये गुड्स वगैरह नहीं है तो ये हम जर्नल में इसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स ऑफ गुड्स टू मिस्टर रियाज विल बी रिकॉर्डेड इन। सेल की है गुड्स की मिस्टर रियाज को तो उसको हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको हम जो है सेल्स जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट्स के मुतालिक काफ़ी क्वेश्चन जो उनसे थे उनको डिस्कस किया है। उसके साथ साथ हमने जर्नल की टाइप्स को देखा कि उनके क्या मकासद हैं, उसमें कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं। तो अगर आपको इनके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। और इसके साथ साथ आप इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन वॉच करें ताकि आपके कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर हो सकें, क्योंकि आप एक दफ़ा देखने से चीज़ नहीं क्लियर होती, बार बार देखेंगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, उसके लिए आप इनको बार बार देखेंगे तो आपके ये कंसेप्ट जो से हैं क्लियर हो जाएंगे। तो एक दफ़ा तो देखने से आपको इजी लगता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उनको आप भूल जाते हैं। तो आप इनको अगेन एंड अगेन 2-3 दफ़ा वॉच करेंगे तो आपको ये फिर हमेशा के लिए याद रहेंगे। और इसके साथ साथ इसको आगे भी शेयर करें ताकि आपके जो जिन दोस्तों को अकाउंटिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है ताकि उनका भी मसला हल हो सके। और इसके साथ साथ अगर आपने पहले लेक्चर आप नए हैं, पहली दफ़ा इस कोर्स की को पर आए हैं तो आप बाकी जो उनसे पहले 5 लेक्चर हैं उनकी वीडियोस को भी देखें ताकि आप जो उनसे इस कोर्स को मुकम्मल तौर पर अंडरटेक कर सकें और अकाउंटिंग को मुकम्मल तौर पर समझ सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।